नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका बहुत रहा है इस अकेडमी में। आज का डेट है 9 जून 2022 एंड डेली के करंट अफेयर्स का सोर्सेस द असम ट्रिब्यून एंड डिफरेंट अदर नेशनल डेलीज भी होने वाला है यहाँ पर, जिसका पीडीएफ का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन सेशन में लगा दिया जाएगा। आप वहाँ से डाउनलोड भी इसको डायरेक्टली कर सकते हैं। अगर आपको एडमिशन्स लेना है बहुत रहा है इसमें, देन आप इन नंबर पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं या फिर आप हमारे वेबसाइट में भी लॉग इन कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। सबसे पहला बुलेट प्रूफ जैकेट। एक्चुअली देखिए, बुलेट प्रूफ जैकेट बेसिकली असम पुलिस को प्रोवाइड किया गया था सिटी में। एज सच उतना देखो ज़्यादा न्यूज़ नहीं है, राइट। तो जो एक्सट्रैक्टेबल न्यूज़ है हम लोग को एक्सट्रैक्ट करने के लिए उन सब चीज़ों को एक्सट्रैक्ट करेंगे प्रीलिम्स पर्सपेक्टिव में, जिसको आप फोकस कर सकते हैं। बुलेट प्रूफ जैकेट की एज सच अगर बात करेंगे तो वही होता है यार, ये जैकेट पहन के मेक श्योर करते हैं जो हमारे आर्म्ड फोर्सेज या फिर पुलिस फोर्सेज जो है वो बच सके अगर कोई अनस्टेबल्ड एरिया में जा रहा हो जहाँ पे इंसर्जेंट एक्टिविटीज़ हो रही है, या फिर जहाँ पे देयर इज़ हाई प्रोबेबिलिटी दैट कुछ अनसोशल एलिमेंट्स, इंसर्जेंट पीपल जो है वो लोग फायर कर रहे हैं, तो उससे जिससे वो सेफ रहे। और ये असम पुलिस को दिया जा रहा है ना। वैसे अगर देख लीजिएगा तो आर्मी को तो यूजुअली आर्मी के पास रहता ही है, क्योंकि दे वर्क इन दिस सेक्टर ओनली। बट यूजुअली पुलिस को इतना ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं होती है, बट स्टिल अभी ये दिया जा रहा है ना। अब इसके भीतर में हम लोग किस चीज़ में घुस सकते हैं, वह है बुलेट प्रूफ जैकेट के बारे में, इसकी फंक्शनिंग्स के बारे में ना। आपको बेसिक्स तो चीज़ें पता ही होती हैं दैट ये होता क्या है बेसिकली, राइट। बट इसके रिलेटेड रिसेंटली एक न्यूज़ भी था दोस्तों, भावा कवच को लेकर, है ना। यह भी एक बुलेट प्रूफ जैकेट ही है, इंडिजिनसली बनाया है, इसीलिए इसका नाम भावा कवच दिया गया है। एक्चुअली देखो, ये जो है ना, भावा एटॉमिक रिसर्च सेंटर्स में बेसिकली इसकी R&Ds भी की गई थी, इसीलिए इसका नाम ये नाम पड़ा है भावा कवच। ये इंडिया का लाइटेस्ट और चीपेस्ट बुलेट प्रूफ जैकेट है, जिसका वजन कितना होगा, 6.6 kg। अगर आपको दाल आटा चावल खरीदने भेज दिया जाए ना, 6.6 kg का उठाइएगा, देखिए कितना भारी रहता है। और वो जो है हमारी पुलिस फोर्सेस जो है ये पहनेंगी शरीर में, आप खुद सोचिए, ठीक है। डेवलप्ड इंडिजिनसली बाई डिफेंस ऑर्गेनाइजेशंस, जैसे ये डिफेंस ऑर्गेनाइजेशंस वेरियस है, जैसे ऑर्डिनेंस फैक्ट्री बोर्ड, मिश्रा धातु निगम लिमिटेड, ठीक है, विद ट्रांसफर ऑफ कार्बन नैनो मटेरियल टेक्नोलॉजी, जो कि भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर, मैंने बोला ही ना, भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर में इसकी नैनो मटेरियल टेक्नोलॉजीज के रिलेटेड R&Ds की गई थी, राइट। वैसे अगर इसके कैरेक्टरिस्टिक्स थोड़ा देख लीजिएगा तो इनकी डेंसिटी काफ़ी ज़्यादा हाई है, हाई टेनासिटी पॉलीथिन। ये बेसिकली हम लोग बोल सकते हैं टेक्निकल टेक्सटाइल के अंडर इसको हम लोग कैटेगराइज कर सकते हैं, विच आर फ्यूज टुगेदर विथ हाई टेम्परेचर टू फॉर्म थिक एंड हाई हार्ड आर्मर्ड प्लेट। ऑफ कोर्स अगर हार्ड आर्मर्ड प्लेट नहीं रहेगा तब तो बुलेट घुस जाएगा ना, शरीर को भेद देगा, तो इसीलिए यह किया जाता है। बट हाँ, ये आपको दिमाग में रखना पड़ेगा दैट भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर में जो है इसके जो कार्बन नैनो मटेरियल टेक्नोलॉजी है ना, वो उसकी R&D भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर में की गई थी। भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर की बात अगर इसके बारे में बात करें तो ये एक इंडिया का प्रीमियर न्यूक्लियर रिसर्च फैसिलिटी है, विच इज बेस्ड ऑन मुंबई महाराष्ट्र। ये एक मल्टी डिसिप्लिनरी रिसर्च सेंटर है जहां पर इंफ्रास्ट्रक्चर काफ़ी ज़्यादा एक्सटेंसिव है, जिससे कोई भी रिलेटेड अगर रिसर्च एंड डेवलपमेंट एक्टिविटीज़ कैरी आउट करना हो वो यहाँ पर होता है। इनका कोर मैंडेट अगर बोले तो किस चीज में सेक्टर है, देखो इनका कोर मैंडेट बेसिकली न्यूक्लियर एनर्जी के सेक्टर में है, दैट न्यूक्लियर एनर्जी से पीसफुल तरीके से हम लोग पावर कैसे प्रॉपर्ली जनरेट कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट असम ट्रिब्यून से यह न्यूज लिया गया है रिगार्डिंग कार्बन बॉम्ब्स। वैसे ये डिफरेंट अदर न्यूज़पेपर्स में भी आया है, पहले ही बता दे रहा हूं, ठीक है। नाउ द यूज ऑफ टर्म कार्बन बॉम्ब इज पिक्ड अप आफ्टर एन इन्वेस्टिगेटिव project of Guardian this year. Now, GS3 कंजर्वेशन रिलेटेड इश्यूज से आप इसको रिलेट कर सकते हैं ना। पहला बात तो कार्बन बॉम्ब होता क्या है, देखो कार्बन हम लोगों ने क्यों या यूजुअली क्या पढ़ा है दैट कार्बन जो है वो हमारे एटमॉस्फेयर के लिए सही नहीं है। अगर कार्बन बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा तो ग्लोबल ग्रीन हाउस गैसेज जो है वो बहुत ज़्यादा, आई मीन ऑफ कोर्स वार्मिंग, जो ग्लोबल वार्मिंग है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा, ये इतना तो पता है ना। अब देखो कार्बन बॉम्ब क्या होता है ना, ये आपको याद भी नहीं करना पड़ेगा, मैं आपको ऐसे समझाऊंगा। ये सोचो एक ऐसा इंडस्ट्री है जो कि एक्सेसिव कार्बन एमिट करती है ना, उसको कार्बन बॉम्ब कहा गया है। चलो अब देखते हैं इसका डेफिनेशन, अब समझ जाओगे। देखो मैंने जो बच्चा वाला डेफिनेशन दिया इसको भी दिमाग में रखना, अभी जो डेफिनेशन पढ़ा रहा हूं इसको भी दिमाग में रखना, और इसके बाद में हम लोग कंक्लूड करेंगे दैट कौन सा एक्चुअली डेफिनेशन है जो कि आपको आराम से याद कर सकते हो। कार्बन बम के बारे में बोला गया ये कोई भी ऐसा प्रोजेक्ट है जो क्या ऑयल या फिर गैस रिलेटेड प्रोजेक्ट हो जिससे एटलीस्ट 1 बिलियन टन ऑफ CO2 एमिशन होता है ओवर द लाइफ टाइम। मतलब अगर आपने कोई ऐसा इंडस्ट्री सेटअप कर लिया, सोचो उस इंडस्ट्री का लाइफ स्पैन है आने वाला 50 साल, है ना, और 50 साल में अगर वो 1 बिलियन टन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड से भी ज्यादा एमिट कर रहा है, देन दैट इंडस्ट्री विल बी कैटेगराइज्ड अंडर दिस कार्बन बॉम्ब।
समझ रहे हो बात? मतलब ये एक ऐसा इंडस्ट्री है जो अपने में ही इसके ब्रांचेस सब कुछ इंक्लूड करके, राइट, वो 1 बिलियन टन्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड एमिट करेगी इन टोटल। बोला गया है अराउंड 195 प्रोजेक्ट्स ऐसे दुनिया भर में देखे गए हैं जिनका वर्ल्ड मतलब थ्रू आउट लाइफ स्पैन में जो है 1 बिलियन टन्स ऑफ CO2 से ज़्यादा वो कार्बन डाइऑक्साइड ऑलरेडी या तो एमिट कर चुकी है या फिर एमिट करने वाली है। इनफैक्ट मेजॉरिटी ऑफ जो इंडस्ट्रीज है वो US, रशिया, वेस्टर्न एशियन कंट्रीज, ऑस्ट्रेलिया, इंडिया जैसे कंट्रीज में हमें देखने को मिलते हैं। ना इस रिपोर्ट के मुताबिक और भी कुछ चीज़ें बोली गई थी, जैसे इसमें बोला गया था दैट दे विल कलेक्टिवली ओवरशूट द लिमिट ऑफ एमिशंस। मतलब जो पेरिस क्लाइमेट एग्रीमेंट में एमिशंस फिक्स की गई है ना दुनिया भर में, इन 195 प्रोजेक्ट जो है वो मिलकर ही इस जो क्राइटेरिया फिक्स किया गया था उसको ओवरशूट कर देने वाले हैं। ठीक है ना, व्हाट आर द प्लान ऑफ डिफ्यूजिंग कार्बन बॉम्ब। ना सवाल ये होता है, ठीक है, जब हमें पता है दैट ठीक है कार्बन बॉम्ब्स का ये इश्यूज है, राइट, तो क्या का हम लोग कर सकते हैं जिससे इसको हम लोग डिफ्यूज कर सके। तो देखो उसके लिए एक नेटवर्क हमें बनाना पड़ेगा टुवर्ड्स दिस गोल, और वो नेटवर्क का नाम है लीव इट इन द ग्राउंड इनिशिएटिव, दैट इज लिंगो। ये अपने आप में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ध्यान से पढ़िएगा, लिंगो, लीव इट इन द ग्राउंड इनिशिएटिव, ठीक है, विच स्टैंड्स फॉर लिंगो। ये एक मिशन है जिसका एम है टू लीव फॉसिल फ्यूल इन द ग्राउंड एंड लर्न टू लिव विदाउट देम। मतलब हम लोग जो ग्राउंड मतलब एक्सट्रैक्ट जो करते हैं फॉसिल फ्यूल, क्यों ना हम उसको फॉसिल फ्यूल का एक्सट्रैक्शन ही बंद कर दे, है ना। क्या हम लोग बिना फॉसिल फ्यूल के जिंदा रह सकते हैं? वह उसी मिशन के साथ यह लिंगो इनिशिएटिव चलता है, जो बिलीव ये करता है दैट रूट जो है ना क्लाइमेट चेंज का वो यही है दैट हम लोग जो फॉसिल फ्यूल को बर्न कर रहे हैं इसी के कारण बेसिक जो क्लाइमेट चेंज है वो जड़ है क्लाइमेट चेंज का। और अगर हम लोग 100% रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज में ट्रांजिशन ले लें तो बहुत कुछ अच्छा हो सकता है। लिंगो एम्स टू ऑर्गेनाइज ग्राउंड सपोर्ट। जी हाँ, लिंगो का एम यही है दैट ग्राउंड सपोर्ट डिफरेंट कंट्रीज में जो है वेरियस ऑर्गेनाइजेशंस के साथ ये जुड़े और एक ग्राउंड सपोर्ट ले आए, जिससे अगर कोई भी देश अगर सोचो कुछ इन्वायरमेंटल ऐसा प्रोजेक्ट ले आ रही है जो कि इन्वायरमेंट से अगेंस्ट है, राइट, तो उसके खिलाफ ये लोग आवाज रेज कर सके। ठीक है, तो ये समझ गए कार्बन बॉम्ब का बेसिक कॉन्सेप्ट। अब देखो, अब मैंने क्या स्टार्टिंग में बोला था, कार्बन का मैंने एक डेफिनेशन दिया था दैट कार्बन बॉम्ब वो इंडस्ट्रीज होती है जो कि हद से ज़्यादा कार्बन एमिट करती है ना। वही चीज़ तो हम लोगों ने यहाँ पर देखा। ये वैसे हाइड्रोकार्बन प्रोजेक्ट्स होते हैं जो कि या तो ऑयल या फिर गैस बेस्ड प्रोजेक्ट्स होते हैं जिनका अगर लिमिट अगर आप याद रखना, क्योंकि बाई चांस देखिए यूपीएससी इस टाइप से क्वेश्चन तो शायद ही इतना भीतर में घुस के पूछेगी, बट स्टिल याद रखना क्या फ़र्क पड़ता है भाई। 1 बिलियन टन्स ऑफ CO2 से ज़्यादा अगर कोई एनर्जी एमिट कर रही है, सॉरी कार्बन अगर एमिट कर रही है, राइट, देन दैट विल बी कैटेगराइज अंडर द कार्बन बॉम्ब कैटेगरी। ठीक है, याद रहेगा? चलो आशा करता हूँ रहेगा आप लोगों को याद। नेक्स्ट, ग्रीन जॉब्स। वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे के दिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी बेसिकली स्पीच दे रहे थे, तो उसमें उन्होंने ग्रीन जॉब का जिक्र किया था। GS3 पर्सपेक्टिव कंजर्वेशन से आप इसको रिलेट कर सकते हैं। इंडियन एक्सप्रेस से यह न्यूज़ लिया गया है। नाउ ये है क्या? दे आर द क्लास ऑफ जॉब्स, ये वैसे जॉब्स है जिसको करके प्लानेट में जो नेगेटिव इंपैक्ट है ना वो बहुत कम होता है, इनफैक्ट पॉजिटिव इंपैक्ट हमें देखने को मिलता है, जिससे ओवरऑल इन्वायरमेंटल वेलफेयर जो है वह फैलती है। नाउ इन्वायरमेंटल वेलफेयर मतलब जैसे सोचो कोई एक ऐसा जॉब कर रहे हो आप, है ना, जिससे मैन्युफैक्चरिंग एक्टिविटीज़ हो रही है। ऑफ कोर्स मैन्युफैक्चरिंग एक्टिविटीज़ दुनिया के ग्रोथ के लिए बहुत अच्छा है, बट उससे कार्बन भी एमिशन होता है। ठीक है, तो विल दैट बी कैटेगराइज्ड अंडर ग्रीन जॉब? नो, दैट इज नॉट कैटेगराइज्ड अंडर ग्रीन जॉब। वो डिपेंड नहीं करता दैट आप कितना कमा रहे हो, कितना पैसा कमा रहे हो, ना, वो सब तो दूर की बात है भाई। यहां पे बोला जा रहा है वैसा काम जिसको करके इन्वायरमेंट में नेगेटिव इम्पैक्ट ना हो। दे आर एम्ड एट रिड्यूसिंग द नेगेटिव इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट ऑन द इकोनॉमिक सेक्टर एंड फर्दरिंग द प्रोसेस ऑफ क्रिएटिंग अ लो कार्बन इकोनॉमी। जी हाँ, जिससे वो लो कार्बन इकोनॉमी को क्रिएट किया जा सके, राइट। इसमें किस किस टाइप के जॉब इन्वॉल्व होते हैं? कॉमन सेंस लगाओ यार, रिन्यूएबल एनर्जी सेक्टर के रिलेटेड जॉब। जी हाँ, वैसे जॉब जहाँ पर कोई भी रिसोर्सेज का मिनिमाइजेशन को एकदम निल हो रहा है, या फिर वैसे जॉब जो क्या एनर्जी एफिशिएंट मींस का इस्तेमाल कर रही हैं। ठीक है, वो सारे कैटेगरीज ऑफ जॉब्स को जो है हम लोग ग्रीन जॉब्स के अंडर कैटेगराइज कर सकते हैं। नाउ व्हाट आर द एफर्ट्स बाय इंडिया इन दिस रिगार्ड? देखो, स्किल काउंसिल फॉर ग्रीन जॉब्स बेसिकली
ये एक इनिशिएटिव है जो कि लॉन्च किया गया था ऑन अक्टूबर 2015। ये बेसिकली एक नॉन फॉर प्रॉफिट इंडिपेंडेंट और इंडस्ट्री लेड इनिशिएटिव था। क्या था? स्किल काउंसिल फॉर ग्रीन जॉब, जिसका अलाइनमेंट था नेशनल स्किल डेवलपमेंट मिशन के साथ, जिसको प्रोमोट किया जा रहा था बाई मिनिस्ट्री ऑफ रिन्यूएबल एनर्जी एंड कॉन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्रीज। इसका मेन एम क्या है पता है? इसका मेन एम यही है दैट डिफरेंट जो मैन्युफैक्चरर्स हैं उनको हेल्प करना और अदर डिफरेंट सर्विस प्रोवाइडर्स को भी हेल्प करना, दैट इंडिया का ग्रीन बिजनेस सेक्टर को कैसे प्रमोट किया जा सके। ठीक है नाउ, इसी के रिलेटेड जैसे कि मैंने बोला ग्रीन जॉब इनिशिएटिव भी है, लॉन्च किया गया था, जिसको इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन, इंटरनेशनल ट्रेड यूनियन कॉन्फेडरेशन, यूनाइटेड नेशंस इन्वायरमेंटल प्रोग्राम और इंटरनेशनल एम्प्लॉयर एसोसिएशन ऑर्गेनाइजेशंस के द्वारा कलेक्टिवली लॉन्च किया गया था ऑन 2008। ठीक है, इसका एम यही है दैट कैसे प्लेसमेंट, ट्रेनिंग और अपॉर्चुनिटीज़ को क्रिएट किया जा सके इंडिविजुअल्स के लिए, जिससे वो ग्रीन जॉब में ज़्यादा से ज़्यादा ट्रांजिशन कर सके। नेक्स्ट, द हिंदू से यह लिया गया रिगार्डिंग, आप इसको एग्जाम यूटिलिटी पॉइंट ऑफ व्यू से GS2 इंपॉर्टेंट इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशन से बिल्कुल जोड़ सकते हैं। हम लोग बात कर रहे हैं न्यूक्लियर सप्लायर्स ग्रुप का, NSG। एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर S जयशंकर ने रिसेंटली बोला था दैट इंडिया लुक्स फॉरवर्ड टू ज्वाइन न्यूक्लियर सप्लायर ग्रुप। और ये कैसे? बाई ओवरकमिंग द पॉलिटिकल इंपेडिमेंट्स। नाउ सवाल होता है, क्या अभी तक कुछ पॉलिटिकल इंपेडिमेंट्स था NSG को ज्वाइन करने में? जी हाँ दोस्तों, चाइना देखो एक बहुत बड़ा रोड ब्लॉक है हमारा, वो NSG में हमें ज्वाइन नहीं करने देना चाहती है। क्यों? क्योंकि NSG का जो बेसिक कोर प्रिंसिपल है ना, वह यह है दैट वैसे कंट्रीज जिन्होंने न्यूक्लियर नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी ज्वाइन नहीं किया है वो NSG का मेंबर नहीं हो सकते हैं, जिसमें इंडिया भी नहीं हो सकता है, पाकिस्तान भी नहीं हो सकता है, राइट? ऑफ कोर्स नॉर्थ कोरिया तो होगा ही नहीं, है ना? तो ये सब कंट्रीज नहीं हो सकते हैं। आपको बशर्ते ये है दैट न्यूक्लियर नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी साइन करना पड़ेगा, उसके बाद ही आप इसके मेंबर बन सकते हो। अच्छा, आपको पता है दैट हम लोगों ने न्यूक्लियर नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी क्यों नहीं साइन किया है? क्योंकि देखो, न्यूक्लियर नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी जो है ना, ये काफ़ी ज़्यादा बायस्ड ट्रीटी है। ये यही बोलती है दैट P5 कंट्रीज जो है ना, परमानेंट 5 कंट्रीज, सिर्फ यही न्यूक्लियर मटेरियल प्रोसेस कर सकते हैं। क्या है भाई वो लोग? वो है क्या? कोई भगवान है क्या वो लोग? नहीं ना। तो वही चीज़ बोला गया, मतलब आप तो उनको पावर एक्स्ट्रा दे रहे हो। मतलब हम लोग क्या ऐसे मतलब क्या करेंगे हम लोग? कल को अगर चाइना हमारे ऊपर अटैक कर दे तो न्यूक्लियर मटेरियल्स होता क्यों? हम लोग जो न्यूक्लियर वेपन रखे हैं क्यों रखे हैं? डिटरेंस के लिए, जिससे कल को कोई भी किसी का जरूरत ना हो हमारे ऊपर हमला करने को। समझ रहे हो बात? तो यही चीज यहां पर भी फोकस किया गया है। नाउ न्यूक्लियर सप्लायर ग्रुप जो है, ये एक 48 मेंबर एलीट क्लब है कंट्रीज का, जो इंश्योर करती है दैट कभी भी अगर न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी रिलेटेड, न्यूक्लियर फिजाइल मटेरियल रिलेटेड अगर ट्रेड हो दुनिया भर में, उसकी इंफॉर्मेशन जो है ना एक दूसरे से साझा करती है ये। इनफैक्ट NSG लाइक न्यूक्लियर सप्लायर ग्रुप भी जो लाया गया था ना, वो 1974 में बना था। कब? क्योंकि तभी आपको पता होगा इंडिया ने अपना न्यूक्लियर टेस्ट, जिसका स्माइलिंग बुद्धा नाम से कंडक्ट किया गया था। यह एक ग्रुप है ऑफ न्यूक्लियर सप्लायर कंट्रीज का विच सीक्स टू प्रिवेंट न्यूक्लियर प्रोलिफरेशन बाई कंट्रोलिंग द एक्सपोर्ट ऑफ मटीरियल, इक्विपमेंट, टेक्नोलॉजी दैट कैन बी यूज टू मैन्युफैक्चर न्यूक्लियर वेपन्स। जी हाँ, वही चीज़ तो है ना। इसी के लिए तो एक ग्रुप बना था दैट दुनिया भर में जो मेन जो न्यूक्लियर रिलेटेड कंट्रीज हैं, एटलीस्ट मेक श्योर कर सके दैट फ्यूचर में कोई दूसरा कंट्री न्यूक्लियर मटेरियल को हासिल ना कर दे। क्योंकि देखो, अगर न्यूक्लियर मटेरियल धीरे धीरे सारे कंट्रीज के पास दुनिया का हो गया ना, फिर तो यार दुनिया का तबाह होना निश्चित है। कभी ना कभी तो जैसे देख लो आप, आर्मेनिया अजरबैजान के बीच में लड़ाई हो गया था। अब सोचो किसी के पास, अगर आर्मेनिया के पास न्यूक्लियर मटेरियल रहता तो क्या अजरबैजान उसके ऊपर हमला करने का जरूरत करता? नहीं, राइट? कभी नहीं करता। तो यही चीज बोला गया। NSG फर्स्ट मेट इन नवंबर 1975 इन द लंडन एंड इज दस पॉपुलरली रेफर टू एज लंडन क्लब। जी हाँ, बहुत समय इस टाइप के MCQs भी आपको पूछे जा सकते हैं दैट बताओ लंडन क्लब विच वॉज रिसेंटली इन न्यूज, इट इज रिलेटेड टू वॉट, है ना? तो ध्यान रखिएगा, इट इज रिलेटेड टू द अफेयर्स ऑफ न्यूक्लियर सप्लायर ग्रुप्स। क्यों? क्योंकि नवंबर 1975 में पहली मीट न्यूक्लियर सप्लायर ग्रुप की लंदन में हुई थी, इसीलिए इसको हम लोग लंदन क्लब भी पॉपुलरली बोलते हैं। ध्यान दीजिएगा, न्यूक्लियर सप्लायर ग्रुप का जो वर्डिक्ट है वो बाइंडिंग नहीं होता है कोई देश में। और इसके मेंबर्स क्या क्या है? ये जो हरे भरे कंट्रीज देख रहे हैं ना, ये सारे इसके मेंबर्स हैं। बेनिफिट्स क्या है NSG मेंबरशिप लेने का? टाइमली इंफॉर्मेशन आपको मिलेगा न्यूक्लियर रिलेटेड मैटर्स के रिलेटेड, ठीक है? कंट्रीब्यूशन आप कर सकते हो बाय द वे ऑफ इंफॉर्मेशन,
इट हैज़ कन्फर्म्ड क्रेडेंशियल्स। देखो वैसे अभी इंटेलिजेंस एजेंसीज हैं हमारे, रॉ इंटेलिजेंस एजेंसीज है जो क्या ऑफ कोर्स कहीं ना कहीं से तो पता कर ही लेती है कहाँ किस रीजन से किस रीजन में न्यूक्लियर मटेरियल ट्रांसफर हो रही है या फिर क्या हो रही है। बट देखो वो क्या है ना, दैट वो इंटेलिजेंस सब समय सही तो नहीं होती ना यार, है ना। बट यहाँ पे क्या है दैट कन्फर्म्ड क्रेडेंशियल्स आपको मिल जाता है, आपको कन्फर्मली पता है दैट हाँ यूएसए जो है अपना न्यूक्लियर मटेरियल कोई दूसरे देश में भेज रही है, कन्फर्मली आपको मिल गया ये, ठीक है। तो उससे बहुत, देखो ये सब आपको शायद अभी लगेगा दैट यार ये क्या होगा ये सब इन्फॉर्मेशन लेके। देखो छोटा छोटा इन्फॉर्मेशन ना जियो पॉलिटिक्स में बहुत बड़ा बड़ा गेम खेल जाता है ना। वो जब आप एडमिनिस्ट्रेशन में आओगे ना तब आपको पता चलेगा कैसे ये होता है। It can act as an instrument of harmonizing and coordination, of course, and it is a part of very transparent process, of course. Right. Next दोस्तों द हिंदू से लिया गया रिगार्डिंग नेशनल एयर स्पोर्ट पॉलिसी NASP 2022। यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन ने अनाउंस किया है दैट कंट्री का जो पहला नेशनल एयर स्पोर्ट पॉलिसी हम लोग लॉन्च कर रहे हैं ना। नेशनल एयर स्पोर्ट मतलब क्या है ये? देखो एयर स्पोर्ट समझ जाओ, ये क्या है, हवा में जो स्पोर्ट्स खेले जाते हैं जैसे पैराग्लाइडिंग, है ना, हॉट एयर बलून्स, राइट। इस टाइप के स्पोर्ट आप देखते होंगे विदेशों में खेलते हैं, इंडिया में देखते हो नहीं, राइट, है ना। ये काफ़ी ज़्यादा वायरल हुआ था, है ना, 500 रुपये ज़्यादा ले ले मुझे लैंड करा दे, है ना। तो देखो यही सब चीज़ है ना दैट इस टाइप के स्पोर्ट्स जो है इंडिया, हाँ कुछ कुछ जगह में किया जाता है। इनफैक्ट अगर आप असम में भी चले जाइएगा वहाँ पे भी बहुत रीजन्स में ये सब एक्टिविटीज़ चलती है। बट क्या ये उतना लेवल ऑफ प्रमोशन इसको मिलता है? नहीं, राइट। बट जब सरकार इस पर कानून ही बना देगी, एक पॉलिसीज ही गाइडलाइंस इशू कर देगी, तो इससे फ़ायदा किन किन को होगा? एक तो एडवेंचरस लोगों को बहुत ज़्यादा फायदा होगा जो कि आसमान में उड़ना चाहते हैं, ये वो करना चाहते हैं। ऊपर से लोगों को एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ मिलेगी भाई, है ना। तो ये सब भी है। इट हैज़ बिन लॉन्च टू इम्प्रूव द स्टेट ऑफ एरो स्पोर्ट इन इंडिया, जो कि अभी काफ़ी ज़्यादा नसेंट स्टेज में, एकदम बच्चा है अभी वो, तो है ना। इसको अभी भी दुनिया में, जो अगर दुनिया भर में देख लीजिए, यूएस, कनाडा, ये सब रीजन में बहुत ज़्यादा ये सब किया जाता है ना। तो अब देखो अगर पॉलिसी आ जाएगा तो इससे क्या होगा, एक सेफ, अफोर्डेबल, एक्सेसिबल एज वेल एज सस्टेनेबल एयर स्पोर्ट इकोसिस्टम बन सकता है इंडिया में, है ना। नाउ हाइलाइट्स ऑफ द पॉलिसी, इसमें देखो 4 टायर गवर्नेंस स्ट्रक्चर होने वाला है। द एयर स्पोर्ट ऑफ इन इंडिया विल बी अंडर 4 टायर गवर्नेंस स्ट्रक्चर, जो क्या है 4 गवर्नेंस स्ट्रक्चर, दैट इज एक तो है एयर स्पोर्ट फेडरेशन ऑफ इंडिया जो कि एक एपेक्स गवर्निंग बॉडी होने वाली है। नेक्स्ट है नेशनल एसोसिएशन फॉर इंडिविजुअल एयर स्पोर्ट्स और अ सेट ऑफ एयर स्पोर्ट्स। नेक्स्ट इज रीजनल और स्टेट एंड यूनियन टेरिटरी लेवल यूनिट्स ऑफ नेशनल स्पोर्ट एसोसिएशन, मतलब रीजनल एज वेल एज स्टेट लेवल एज वेल एज यूनियन टेरिटरी लेवल की यूनिट्स बनेंगी अलग अलग, और फाइनली डिस्ट्रिक्ट लेवल एयर स्पोर्ट्स एसोसिएशंस भी रहेगी। तो ये 4 टायर गवर्नेंस स्ट्रक्चर के थ्रू ये बेसिकली रूल किया जाएगा अबाउट ASFI, दैट इज अबाउट एयर स्पोर्ट फेडरेशन ऑफ इंडिया। तो एयर स्पोर्ट फेडरेशन ऑफ इंडिया के बारे में बात करें तो ASFI एक ऑटोनोमस बॉडी है जो कि मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन के अंडर है, एंड इट विल रिप्रेजेंट इंडिया इन द ग्लोबल प्लेटफॉर्म्स, ठीक है। क्योंकि ग्लोबल प्लेटफॉर्म में एयर स्पोर्ट कैटेगराइजेशन में हम लोग अभी कुछ है ही नहीं, जीरो है, राइट। अभी हम लोग को कुछ बनना है, तो ऑफ कोर्स इसको चेयर किया जाएगा बाय सेक्रेटरी मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन के द्वारा। फंक्शन क्या है, इट विल प्रोवाइड गवर्नेंस एंड अदर वेरियस एस्पेक्ट्स ऑफ एयर स्पोर्ट्स इंक्लूडिंग रेगुलेशन, सर्टिफिकेशन, कॉम्पिटिशंस, अवार्ड एंड पेनल्टीज। रूल्स और फंक्शंस अगर देख लीजिएगा एंड ऑफ ईच एयर स्पोर्ट्स एसोसिएशन, वो ये है दैट इट लेज डाउन द सेफ्टी स्टैंडर्ड्स, किस किस सेक्टर में, इक्विपमेंट के सेक्टर में, इंफ्रास्ट्रक्चर, पर्सनल एंड ट्रेनिंग, स्पेसिफाई द डिसिप्लिनरी एक्शंस। तो जो भी रेगुलेटरी एक्टिविटीज़ है ना वो सब इनके द्वारा की जाएंगी, है ना। कवरेज, इट विल कवर 13 एयर स्पोर्ट्स एक्टिविटीज जिसमें एरोबेटिक्स, एरो मॉडलिंग, एमेचर बिल्ड एंड एक्सपेरिमेंटल एयरक्राफ्ट। देखो ये सब मेरे को भी एग्जैक्टली सब कुछ पता नहीं है ये सब होता क्या है ना। बट आप गूगल में एक बार देख लीजिएगा क्या है, कुछ कुछ तो चीज़ें आपको पता है दैट हाँ ग्लाइडिंग क्या होता है ना। उसके बाद पैराग्लाइडिंग क्या होता है ना, स्काई डाइविंग क्या होता है, ये सब तो भी चीज़ें पता है, बट ये सब कुछ चीज़ें कहाँ से पता रहेगा। एनीवेज देखना हो तो खुद से भी देख सकते हो आप, ठीक है। सिग्निफिकेंस इस पॉलिसी का क्या क्या है, बिसाइड द रेवेन्यू ऑफ एयर स्पोर्ट एक्टिविटीज, अनडाउटेडली रेवेन्यू तो जनरेट करेगा ही, बट डिफरेंट अदर सेक्टर को भी बहुत ज़्यादा प्रमोट करने वाला है। एक तो मैंने बोला दैट ट्रैवल, है ना। अगर आपको पता है दैट आसाम के बोंगाई गांव में ये सब चीज़ें होता है तो आप जाओगे भाग कर, है ना। कहाँ पर भी रहे हो, तो आप नौगांव में रह रहे हो, तिनसुकिया में रह रहे हो, डिब्रूगढ़ में, आप भाग के जाओगे, चलो यार मेरे को भी करना है ना। इससे क्या होगा, इनडायरेक्टली अगर आप वहाँ पे जाओगे तो वहाँ पे होटल में रहोगे तो काइंड ऑफ टूरिज्म एक्टिविटीज़ भी प्रमोट हो रही है, वहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर भी तो एक्टिविटीज़ प्रमोट होंगी। आप खुद सोचो ना, अगर कहीं पर अगर
एयर स्पोर्ट्स हो रहा है तो उसके आजू बाजू होटल्स चेन्स भी खुलेंगे, तो काइंड ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर एक्टिविटीज, इससे लोकल लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिलेगा, है ना, वहाँ की लाइवलीहुड एक्टिविटीज बढ़ेगी, राइट. इट विल क्रिएट एयर स्पोर्ट हब अक्रॉस द कंट्री एंड दैट विल ब्रिंग एयर स्पोर्ट प्रोफेशनल्स एंड टूरिस्ट फ्रॉम अक्रॉस द वर्ल्ड, दुनिया भर से यहाँ पर लाया जाएगा. नेक्स्ट दोस्तों, इंडियन एक्सप्रेस का ये न्यूज़ है रिगार्डिंग ड्राफ्ट अमेंडमेंट ऑफ आईटी रूल्स. वैसे द हिंदू में भी ये छपा हुआ है ना. कुछ देखो इस टाइप के नेशनल न्यूज़ जो है ना हर न्यूज़पेपर में ही आपको मिल जाते हैं, है ना. तो आप ये मत सोचिए दैट हाँ इंडियन एक्सप्रेस है तो इंडियन एक्सप्रेस में ही मिलेगा, द हिंदू में भी मिल जाएगा, आसाम ट्रिब्यून में भी, सब जगह मिल जाएगा ये सब, है ना. तो नेशनल न्यूज़ है भाई, और ये ऐसा नेशनल न्यूज़ है जो क्या अगेन लोकसभा राज्यसभा के द्वारा पास किया जाएगा. तो ऑफ कोर्स भाई सभी न्यूज़पेपर्स इसको कवर करते हैं, ठीक है. एनीवेज, एग्जाम यूटिलिटी पॉइंट ऑफ व्यू से GS2 गवर्नमेंट पॉलिसीज एंड इश्यूज अराइजिंग आउट ऑफ डिजाइन एंड इंप्लीमेंटेशन, इस टॉपिक से आप इसको जरूर से रिलेट कर सकते हो. ना व्हाट आर आईटी रूल्स, देखो दे आर द सिग्निफिकेंट सोशल मीडिया फर्म्स. देखो अब क्या होता है ना दैट सिग्निफिकेंट सोशल मीडिया फर्म्स की मैं बात कर रहा हूं. पहले तो बात बता देता हूं दैट सिग्निफिकेंट सोशल मीडिया फर्म्स होते कौन है. जैसे गूगल, जैसे फेसबुक, है ना, ये है सिग्निफिकेंट सोशल मीडिया फर्म्स जहां पर मोर देन 50 लाख रजिस्टर्ड यूजर्स जो है वह एक्टिव है इस रीजन में, उस सोशल मीडिया में. उसको हम लोग कहते हैं सिग्निफिकेंट सोशल मीडिया इंटरमीडिएरीज. अब इस आईटी रूल 2021 जो लाया गया था उसमें यह बोला गया था दैट ऐसे जितने सारे सिग्निफिकेंट सोशल मीडिया फर्म्स है उनको अपॉइंट करना पड़ेगा एक चीफ कंप्लायंस ऑफिसर एंड हैव अ नोडल कॉन्टैक्ट पर्सन. एक नोडल कॉन्टैक्ट पर्सन भी होगा जिसको कभी भी लॉ इन्फोर्स एजेंसीज के द्वारा कांटेक्ट किया जा सकता है 24/7. सोचो कल को कुछ आतंकवादी हमला होने वाला है, राइट. अब हमारे एनआईए को पता चल गया, रॉ को पता चल गया, तो रॉ फटाक से इनसे कांटेक्ट करेगी इस कंप्लायंस ऑफिसर से, चीफ कंप्लायंस ऑफिसर ऑफ फेसबुक. हाँ, उसको बोलेगी देखिए ऐसा अगर कोई भी पोस्ट आ रहा है, कोई भी एक्टिविटी आ रहा है, आप पहले उसका नोटिफिकेशन हमें दोगे, है ना, विद इन 1 to 2 मिनट्स आप हमें चाहिए. तो अगेन जो सरकार डायरेक्टली मार्क जुकरबर्ग से तो नहीं पूछने जाएगी ना, है ना. तो इस चीफ कंप्लायंस ऑफिसर के साथ सरकार कांटेक्ट करेगी जो कि नोडल कांटेक्ट पर्सन रहेगा. समझ रहे हो बात. दूसरा, एक ग्रीवांस ऑफिसर को अपॉइंट करना पड़ेगा उस सोशल मीडिया कंपनी को, राइट. सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स विल ऑल्सो हैव टू नेम अ ग्रीवांस ऑफिसर हु शैल रजिस्टर द ग्रीवांस विद इन 24 आवर्स, जो क्या 24 घंटा के अंदर ही उस ग्रीवांस को रजिस्टर कर ले. रिमूवल ऑफ कंटेंट if there are complaints against the dignity of users, particularly women, about the exposed private parts of individuals. मतलब होता नहीं है दैट बहुत समय न्यूडिटी चली जाती है, सेक्सुअल एक्ट्स या फिर कुछ MMS वीडियोज रिलीज हो जाती है, ठीक है. और सोचो ऑफ कोर्स किसी का तो डिग्निटी उससे हर्ट होता है ना. तो वो यूजर अगर इनको कॉन्टैक्ट करे तो विद इन सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स विल बी रिक्वायर्ड टू रिमूव दैट विद इन 24 आवर्स ऑफ द कंप्लेंट इज मेड. और एक मंथली रिपोर्ट भी सरकार को देनी पड़ेगी आपको दैट मंथ में आपके पास कितने सारे ऐसे कंप्लेंट्स आए थे, आपने कितने कंप्लेंट्स के रिड्रेस इशू कर लिया है, और अगर नहीं हुआ है रिड्रेस इशू वो क्यों नहीं हुआ है उसका रीजन आप मुझे बताइए. ये सारा सरकार के पास जाना चाहिए, ठीक है ना. अभी अमेंडमेंट किया गया. अमेंडमेंट में कुछ बोला गया, अपील कमेटी के बारे में बात की गई है ना. ये अपील कमेटी है क्या, गवर्नमेंट ने एक गवर्नमेंट अपॉइंटेड अपील कमेटी होगा एंड इट विल बी क्रिएटेड that it will be able to veto the content moderation decision taken by the social media intermediaries like Facebook, Twitter, YouTube. बहुत समय क्या होती है ना that कौन सा कंटेंट को फिल्टर आउट करके लोगों तक दिखाना है वो ये कंपनीज ही डिसाइड करती है ना. बट अभी सरकार ने एक अपील कमेटी का गठन किया गया और ये अपील कमेटी देखेगी दैट एक्चुअली में उसको वीटो कर सकती है, इसका पावर है दैट किस टाइप के कंटेंट एक्चुअली रिलीज होनी चाहिए. जैसे आप देखते नहीं है दैट कुछ ऐसे यूट्यूब चैनल्स है जो क्या इंडिया के खिलाफ बहुत ज़्यादा अभद्र टिप्पणी करती है. मतलब इंडिया के लोग, इनफैक्ट इंडिया के लोगों का ही वो चैनल्स होता है, राइट. और वो भी उल्टा पुल्टा चीज़, एकदम अफवाह चीज़ें फैलाते हैं, ठीक है. तो वो सब चीज़ों को रेगुलेट करती है ये सब चीज़ें. नेक्स्ट इज कंपोजिशन ऑफ अपील कमेटी. कौन कौन होगा भाई, इसमें कंसिस्ट होगा एक चेयरपर्सन एंड अदर सच मेंबर्स एज सेंट्रल गवर्नमेंट मे बाय नोटिफिकेशन ऑफ ऑफिशियल गैजेट डिसाइड. मतलब ये सेंट्रल गवर्नमेंट का दारोमदार है दैट कौन ये होगा वो सेंट्रल गवर्नमेंट डिसाइड करेगी, ठीक है. अगर इस टाइप का क्वेश्चन आ गया दैट बताओ भाई स्टेट गवर्नमेंट डिसाइड करेगी, सो दैट विल बी रॉन्ग क्योंकि इस टाइप के मैटर सेंटर ही देखती है. Additional responsibilities will be placed on grievance officers appointed by the social media's companies. Grievance officers will now have to expeditiously dispose the complaint within 72 hours. जी हाँ दोस्तों, 72 hours में grievance officer को कोई भी अगर
कंप्लेंट्स है उसको रिड्रेस करना पड़ेगा। पहले इसका लिमिट कितना था, 15 दिन, ठीक है। नाउ व्हाट इट मेंट फॉर यूजर, अब यूजर के लिए क्या इससे ये होता है, देखो इन केस अ यूजर इज नॉट सेटिस्फाइड, बाई चांस अगर यूजर सेटिस्फाई नहीं है ना, दैट कंटेंट को मॉडर्नाइज प्रॉपरली नहीं किया गया है ग्रीवांस ऑफ, तो उस केस में जो है अगर कंपनी के ग्रीवांस ऑफिसर के द्वारा नहीं किया गया, उस केस में वो अपील कर सकती है अपील कमेटी को और बोल सकती है देखिए मैंने तो बोला था उस कंटेंट को हटाने के लिए जिससे मेरा प्राइवेसी हर्ट होता है, बट अभी तक सोशल मीडिया कंपनी ने फ्री स्पीच के चक्कर में उस चीज को नहीं हटाया, तो वो कंप्लेन आप डायरेक्टली अपील कमेटी को कर सकते हैं। यहां पे तो केंद्र सरकार के लोग हैं, ठीक है, देखो यही बोला ना, केंद्र सरकार के लोग हैं, है ना। अब केंद्र सरकार के लोग फिर इन लोग को बोलेंगे दैट क्यों नहीं किया भाई आपने, है ना, अगर सचमुच का गलत है तो, ठीक है। नेक्स्ट, इंडियन एक्सप्रेस का ये न्यूज़ है, राज्यसभा का एमपीज कैसे सेलेक्ट किया जाता है, क्योंकि देखो जून 10 में असेंबली ऑफ 4 स्टेट्स विल अपॉइंट 16 एमपीज ऑफ राज्यसभा। वैसे तो ये पॉलिटिका है यार, आप खुद से भी कर सकते हो, बट स्टिल चलो बता देता हूँ थोड़ा मोड़ा। जैसे राज्यसभा को हम लोग अपर हाउस या फिर काउंसिल ऑफ स्टेट्स भी, पहले काउंसिल ऑफ स्टेट बोलते थे बट अभी तो खैर राज्यसभा और अपर हाउस भी बोला जाता है इसको, ठीक है। लोअर हाउस कौन है बताओ, लोकसभा, ठीक है ना। ये परमानेंट हाउस है राज्यसभा। लोअर हाउस जैसे लोकसभा जो है ना वो परमानेंट हाउस नहीं होता, ठीक है, बट ये परमानेंट हाउस है एंड इसको डिसॉल्व नहीं किया जा सकता, इट कैन नॉट बी डिसॉल्व, ये चीजें याद रखिएगा। इट इंश्योर्स कंटिन्यूटी, 1/3 ऑफ इट्स मेंबर रिटायर एवरी सेकेंड ईयर। जी हाँ, 1/3 जो है ना, 1/3 जो मेंबर्स है हर दूसरे साल में ये रिटायर करते हैं, अंडर द आर्टिकल 83 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन में क्लियरली यह लिखा भी हुआ है। अ नॉमिनेटेड मेंबर मे जॉइन अ पार्टी, एक कोई अगर नॉमिनेटेड मेंबर किया गया है, ऑफकोर्स प्रेसिडेंट के द्वारा ही नॉमिनेट किया जाता है राज्यसभा में, वो नॉमिनेट मेंबर अगर चाहे तो 6 मंथ के अंदर कोई भी पार्टी को ज्वाइन कर सकती है, बट 6 महीने के बाद में करना मुश्किल है, ठीक है। कंपोजिशन, आउट ऑफ 245 मेंबर्स 12 मेंबर्स जो है वो नॉमिनेट किए जाता है बाय प्रेसिडेंट एंड 233 मेंबर्स आर रिप्रेजेंटेटिव ऑफ स्टेट एंड यूनियन टेरिटरीज ऑफ, वैसे यूनियन टेरिटरीज जहां पे लेजिस्लेचर है, और कौन कौन से है, 2 यूनियन टेरिटरीज है, एक है दिल्ली, दूसरा है पुडुचेरी, ठीक है। नेक्स्ट, टर्म की अगर बात करें तो 6 साल का टर्म होता है। वैकेंसीज की अगर बात करें, वैकेंसीज अराइजिंग ड्यू टू रेजिग्नेशन, डेथ, डिस्क्वालिफिकेशन, वो सब फिल किया जाता है बाई पोल एंड दोज इलेक्टेड सर्व्स आउट द रिमाइंडर प्रेसिडेंट टर्म। जैसे सोचो कोई एक बंदा है, ठीक है, पर्सन ए, उनकी मृत्यु हो गई, ठीक है, और उन्होंने मात्र 5 महीने ही किए, ठीक है, तो टेक्निकली और भी तो उनका जो टाइम पीरियड जो बचा हुआ है ना, उस टाइम पीरियड के लिए उस रीजन से जहां से ये सीट खाली हुआ वहां पे एक बाईपोल किया जाएगा, ठीक है, और वहां पे फिर से मेंबर्स को सेलेक्ट करके भेजा जाएगा। रोल्स एंड फंक्शंस ऑफ राज्यसभा, एनी बिल बेरिंग दोज डेजिग्नेटेड एज मनी बिल ऑफ लोकसभा स्पीकर नीड्स द एक्सेंट ऑफ सेकेंड चेंबर टू बिकम लॉ। इट कैन नॉट अमेंड मनी बिल, जी हाँ दोस्तों ये ध्यान रखिएगा, राज्यसभा जो है मनी बिल को अमेंड नहीं कर सकती। ये सब तो कर बेसिक चीज़ है, ये क्या बताऊँ मैं, ये सब खुद ही पढ़ने लायक चीज़ है यार, ये सब बताने लायक चीज़ नहीं, ये सब शायद आपने लक्ष्मीकांत को प्रॉपरली सबने पढ़ा ही होगा और बिल्कुल पढ़ना। बट एक चीज़ जो मैं बता देना चाहता हूँ, वहाँ क्या होता है ना दैट इसमें जो सीट जो फिलअप किए जाते हैं उसको 4th शेड्यूल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन जो है ना उसमें प्रॉपरली लिखा गया दैट राज्यसभा को सीट एलोकेट कैसे किया जाएगा स्टेट और यूनियन टेरिटरीज के बीच में, ठीक है। जैसे लोकसभा की अगर बारे में बात करें तो वहां पर लेकिन दोस्तों डिलिमिटेशन कमीशन के हिसाब से किया जाता है और वो जो है पीपल रिप्रेजेंटेशन एक्ट के तहत किया जाता है, बट यहां पर जो 4th शेड्यूल के तहत किया जाता है राज्यसभा में। ये बेसिक डिफरेंस है, इसको याद रखिएगा, अदरवाइज बाकी तो खैर आप पॉलिटी के बुक में सब कुछ पढ़ ही लिया होगा। स्पेशल पावर्स इंजॉयड बाय राज्यसभा, जी हाँ, ये क्या क्या है, देखो अगर राज्यसभा एक रेजोल्यूशन पास करेगा ना बाई मेजोरिटी ऑफ नॉट लेस देन 2/3 ऑफ इट्स मेंबर प्रेजेंट एंड वोटिंग, तो उस रिजोल्यूशन में पार्लियामेंट को इतना पावर मिल जाता है दैट कोई भी अगर स्टेट सब्जेक्ट है उस पर भी पार्लियामेंट कानून बना सकती है। वैसे अगर स्टेट सब्जेक्ट में देखिएगा पार्लियामेंट यूजुअली इंटरफेयर नहीं करती है, बट कुछ अगर ऐसा सर्कमस्टांसेस आ गया जहां पर करना का बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है तो राज्यसभा जल्दी से जो है एक रिजोल्यूशन पास करेगी, राइट, ऑफ नॉट लेस देन 2/3 ऑफ इट्स मेंबर प्रेजेंट एंड वोटिंग। उसके हिसाब से पार्लियामेंट को पावर मिल जाएगा दैट पार्लियामेंट उस स्टेट के ऊपर कानून बना सकती है, ठीक है। व्हेन इट पासेस अ रेजोल्यूशन रिकमेंडिंग क्रिएशन ऑफ 1 और मोर इंडियन एज एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस, अच्छा चलो ये सब तो ठीक है यार, ये सब भी कॉमन सर्विस है, मतलब अगर ऑल इंडिया सर्विसेज अगर ज़्यादा बनाना हो तो उसके लिए भी ये रेजोल्यूशन पास कर सकती है। इमरजेंसी प्रोक्लेमेशन में जो है बहुत एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है बेसिकली आपका जाकर राज्यसभा, क्योंकि देखो एक होता है नेशनल इमरजेंसी, है ना, एक होता है कॉन्स्टिट्यूशनल इमरजेंसी, एक होता है फाइनेंशियल इमरजेंसी, राइट। तीनों के केसेस में ऑफकोर्स सब समय तो इंपॉर्टेंट नहीं है,
है ना दैट लोकसभा का सेशन चल रहा हो, ठीक है, उस समय जो है राज्यसभा का ऊपर दारोमदार पड़ जाता है बहुत ज़्यादा। अब देखो यहाँ पे जो है ना इन्फॉर्मेशन रिस्पेक्टिवली थोड़े कम ही दिए गए हैं। मैं आपको उससे अच्छा बोलूँगा दैट प्लीज़ एक बार खोल लो यार, बुक खोल लो, राज्यसभा वाला यूनिट निकालो और अच्छे से पढ़ लो, आप ज़्यादा सीखोगे, ठीक है। क्योंकि यहाँ पर देखो क्या है ना, जो इंपॉर्टेंट टू इंपॉर्टेंट पॉइंट वही सब चीज़ें डिस्कस कर रहे हैं हम लोग, मैं क्लियरली बोल देना चाह रहा हूँ, है ना। बट बुक में क्या होता है दैट आपको होलिस्टिक पूरा एक बार में एक पिक्चर मिल जाएगा, तो इससे आपको भी बढ़िया होगा। कितना टाइम लगेगा पढ़ने में भाई? 20 मिनट लगेगा आपको पढ़ने में उस चीज़ को। 20 मिनट में अच्छा से एक पूरा तो रिवीजन हो जाएगा ना, एक मन में सेटिस्फैक्शन भी आएगा भाई, तो कर लो एक बार, ठीक है। एनीवेज आते हैं अब एमसीक्यूज में दोस्तों, ठीक है। कल के कुछ एमसीक्यूज पूछे गए थे, जैसे पूछा गया था लिटरेरी वर्क ऑफ संत कबीर कौन कौन है, तो तीनों के तीनों थे। अगेन हम लोगों ने क्लास में डिस्कस भी किया था, तो ऑल ऑफ दैट विल बी द करेक्ट आंसर। दूसरा क्वेश्चन था ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कॉर्पोरेशन के रिलेटेड, दोनों स्टेटमेंट थे दैट ये सेकंड लार्जेस्ट इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है यूनाइटेड नेशंस के बाद, बिल्कुल सही था। इसका परमानेंट डेलीगेशन जो यूनाइटेड नेशंस और यूरोपियन यूनियन में भी है, ये भी बिल्कुल सही है, सो इसलिए सी विल बी द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग नेशनल एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी लिमिटेड। ये एक एसेट कंस्ट्रक्शन कंपनी है, ये एक एसेट मैनेजमेंट कंपनी ओनली है, तो चूज द करेक्ट ऑप्शन यूजिंग द कोड गिवन बिलो। तो इसमें दोनों के दोनों सही है, बेसिकली दोनों ही है। नाउ यहाँ पे अगर देखोगे डीसीसी इज द करेक्ट सीक्वेंस, राइट। नरगिस डीसीडी, हसल बसल ने सही किया है, सत्यानिक कौशिक ने सही किया है, और अच्छा डी आप लोगों ने लिखा है ना, डीसीडी बहुत जनों ने लिखा है, चलो देख लेते हैं डीसीडी। आपने नन लिखा है, मतलब यहाँ पे तो करेक्ट क्वेश्चन पूछा गया है। अच्छा आप समझा, इट इज एन एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी ओनली, और यहाँ ओनली दिया हुआ है, इसीलिए शायद आप लोग सोच रहे हैं दैट ओनली ओनली दिया हुआ है, इसलिए शायद नन होगा ना। देखो भाई इसको ना आप नॉर्मल लॉजिक लगाओ, ठीक है। आप सोचो दैट यहाँ पे ओनली नहीं दिया हुआ है ना, तो अगर यहाँ पे ओनली मैं नहीं भी दे रहा हूं ना, तो भी तो मैं यहाँ पर तो ओनली दे ही रहा हूं ना, और अगर दोनों के दोनों अगर सही हुए तो भी तो आप बोथ ऑप्शन 1 और 2 सही करते हैं ना, है ना। तो यहाँ पे ओनली दो या यहाँ पे ओनली दो, बात बराबर ही पड़ता है, ठीक है। ऐसा मत समझो दैट गलत हो जाता है, ठीक है। तो इस केस में दोनों ही दोनों सही है। चलो ये प्रियंका जी बहुत इन्होंने दिमाग लगाया, इन्होंने थर्ड वाला ऑप्शन छुआ ही नहीं है, चलो ठीक है, गलत हो जाए या सही हो जाए, चलो ठीक है, ये भी सही दिमाग है। नरगिस जी बोलती है सर योर क्लासेस हेल्प मी अलॉट, आई करेक्टेड 2 आंसर्स इन यूपीएससी बिकॉज ऑफ योर क्लासेस। ऑफ कोर्स एक्चुअली मेरी क्वेश्चंस एक्चुअली डायरेक्टली केम फ्रॉम आवर क्लासेस। एक्चुअली देखो क्या है ना दैट मैं तो यहाँ पे ज्वाइन किया हूँ फरवरी को, राइट। फरवरी के बाद से ऑफ कोर्स 3-4 ऐसे एमसीक्यूज है जो कि हमारे क्लास से आए हैं, राइट। और बाकी तो एमसीक्यूज जो है ना वो आपको 2021 कुछ न्यूज़ 2020 के भी न्यूज़ है, 2020 के भी न्यूज़ है, जी हाँ दोस्तों। बट ऐसी बात नहीं है that 2020 वाले इस बार नहीं फंसे हैं, वो सब भी फंसे हैं, है ना। मतलब 2020 वाले जो न्यूज़ है वो 2021 में भी हम लोगों ने देखा था, 2022 के इनिशियल मंथ्स में भी हम लोगों ने वो न्यूज़ ज़रूर पढ़ा है न्यूज़पेपर में, ठीक है। तो एनीवेज चलिए ऑल द बेस्ट, वी आर एब्सोल्युटली इट्स अ वेरी गुड न्यूज़ फॉर अस दैट हमारे कारण आप लोग का फ़ायदा हो रहा है। और आशा करता हूँ दैट आने वाले जो एपीएससी एग्जाम्स होने वाला है या फिर आने वाले यूपीएससी एग्जाम्स है, ये मेरा चैलेंज है आपको, करंट अफेयर से जो चीज़ रहेगा ना मैं उनको एक भी नहीं छोड़ूंगा, है ना। भले ही अगर सोचो आज का करंट अफेयर को छूट जाए ना तो उसको मैं कल या फिर परसों ज़रूर करवा दूंगा, बट करवाऊंगा ज़रूर, है ना। बाई चांस अगर सोचो मेरा द्वारा छूट गया ना, अगर आपको लग रहा है दैट वो छूट गया तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में लिख देना, क्योंकि टेक्निकली हर रोज तो आपकी कमेंट्स पढ़ी ही जाती है, हर एक स्टूडेंट्स की कमेंट पढ़ी जाती हैं, ठीक है। तो आपके जो ग्रीवांसेस हैं वो हम लोग ज़रूर से एड्रेस करेंगे, ठीक है। एनीवेज सर ओआईसी में पाकिस्तान को इसलिए इंपॉर्टेंस देते हैं क्योंकि पाकिस्तान इज द ओनली न्यूक्लियर नेशन है ओआईसी में। एब्सोल्युटली दिस इज एब्सोल्युटली करेक्ट तेजोमया, बिल्कुल सही आपने लिखा है ना, दैट पाकिस्तान इज द ओनली न्यूक्लियर नेशन। मोर ओवर अगर देख लीजिएगा, पता है पाकिस्तान का और एक मैं आपको एडिशन करना चाहता हूँ नॉलेज में, दैट कोई भी अगर झगड़ा वगड़ा हुआ ना, बाई चांस अगर सऊदी का किसी के साथ झगड़ा हो जाता है, तो पास्ट में पाकिस्तान ने अपने फोर्सेस भी बहुत ज़्यादा वहाँ पे भेजे हुए हैं। क्योंकि देखो जितने भी सारे मुस्लिम वर्ल्ड के नेशन है ना, सबसे जो मैं अगर बोलूँगा जितना थोड़ा एक्सपीरियंस्ड फोर्स जो है वो पाकिस्तान का ही है, लेकिन है ना। और ऑल थैंक्स टू इंडिया, इंडिया के साथ इतना ज़्यादा कॉम्बैट एक्टिविटीज़ हमारा हुआ है ना, इतना ज़्यादा हम लोग झगड़ते हैं दैट अल्टीमेटली हमारी भी आर्मी काफ़ी ज़्यादा ट्रेंड हो गई है, उनकी भी आर्मी बहुत ज़्यादा ट्रेंड हो गई है। इसीलिए तो चाइना के साथ जो हमारा इस क्लैश जो हुआ था उसमें क्या हुआ था देखे थे ना,
है ना, उन्होंने हमारे 20 मारे, हम लोगों ने कितने मार दिए। तो क्या रीज़न है? ऑफ कोर्स हमारे जो आर्मी को ट्रेनिंग जो है वो प्रॉपर मिली हुई है, इसीलिए जो है कॉम्बैटिंग में हम लोग बहुत ज़्यादा आगे हो गए। एनीवेज, तो ये भी एक बहुत बड़ा रीज़न है पाकिस्तान का इतना इंपॉर्टेंस मिलने का OIC में। तो वेरी गुड। एंड बाकी तो खैर ACD, अच्छा आपने ACD कर दिया डॉक्टर निहारिका, आपने शायद पहला वाला ऑप्शन ठीक से नहीं पढ़ा है, तो पहला भी आपका गलत है, तीसरा भी गलत है, सिर्फ एक सही है। बाकी तो हाँ, शयानिका कौशिक एंड हसल बसल, दोनों का दोनों सही है, ठीक है। चलो नरीना सुल्तान, आपने भी डी लिख दिया है। एनीवेज चलो आज का क्वेश्चन देख लेते हैं, है ना। एज पर IT रूल 2021 दो स्टेटमेंट दिए गए। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स विल ऑल्सो हैव टू नेम अ ग्रीवांस ऑफिसर। Significant social media firms have to appoint a chief compliance officer. Which of the above statement is or are correct? One only, two only, both one and two, neither one nor two. Next, India is a part of MTCR, Australia Go, Wassenaar arrangement. आपको चूज करना है करेक्ट ऑप्शन आउट कौन सा है, वन ओनली, टू एंड थ्री ओनली, वन एंड टू ओनली, ऑल ऑफ द। वैसे तो हम लोगों ने ये चीज़ आज आपको डिस्कस नहीं किया है, हम लोगों ने सिर्फ और सिर्फ आपका जाकर NSG के बारे में बात किया है। बट मैं ये क्वेश्चन मैं उन लोगों के लिए दे रहा हूँ ना जो क्या पहले से पढ़े होंगे कुछ खुद से, है ना। MTCR के बारे में पढ़ा तो होगा ना, ऑस्ट्रेलिया ग्रुप के बारे में, वॉसेनार अरेंजमेंट क्या है, देखो यहाँ पे लेकिन वॉसेनार अरेंजमेंट है, और भी एक होता है वॉसेनार एग्रीमेंट, है ना। ये एग्रीमेंट नहीं है, ध्यान देना, दोनों का लेकिन अलग अलग हो जाता है, बहुत ये चेंज होता है, ये ध्यान से पढ़ना लेकिन, है ना। तो खुद से एक बार गूगल पढ़ो और देखो आंसर क्या है ना, खुद से मेहनत करोगे तो ज़्यादा अच्छा लगेगा। नेक्स्ट, ग्रीन जॉब इनिशिएटिव वाज लॉन्च्ड बाय इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन, इंटरनेशनल ट्रेड यूनियन कॉन्फेडरेशन, यूनाइटेड नेशंस एनवायरनमेंट प्रोग्राम एंड द इंटरनेशनल एम्प्लॉयर ऑर्गेनाइजेशन, या फिर डी ऑप्शन है ऑल ABC। आपको बताना है नीचे कमेंट सेक्शन में कौन सा यहाँ पर सही आंसर है। अब आ जाता है दोस्तों मेंस का एक क्वेश्चन, ग्राउंड वाटर मैनेजमेंट अगर देख लीजिएगा, देश में बहुत ज़्यादा खस्ता हालत हो गया है, राइट, और हमें इसको इम्प्रूव करना है, एक होलिस्टिक अप्रोच इसके लिए चाहिए, है ना, और एक सस्टेनेबल सूटेबल मैनेजमेंट स्ट्रैटेजीज भी चाहिए। तो इसी जो स्टेटमेंट है इसको एनालाइज करना है आपको। तो एनालाइज करना है मतलब इस पहले तो स्टेटमेंट को एनालाइज कीजिए। इस स्टेटमेंट में अगर बोल रहा है दैट आपको होलिस्टिक अप्रोच चाहिए, इसका मतलब क्या, अभी शायद होलिस्टिक अप्रोच नहीं हो रहा है, तो अभी क्या क्या फॉल्ट्स है वो भी तो आपको लिखने पड़ेंगे ना जी, है ना, उसके बाद ना आप सजेशंस दीजिएगा, ठीक है। तो अगेन खुद से पढ़िए, अगर नहीं मिल रहा तो ये पॉइंट जरूर देखिएगा, इंपॉर्टेंस ऑफ ग्राउंड वाटर क्या है, प्रॉब्लम्स क्या एग्जिस्ट कर रही है ग्राउंड वाटर डिप्लीशन को रिलेटेड, और फाइनली मेजर्स हम लोग क्या क्या ले सकते हैं, उसके आधार पर आप भी अपने आंसर्स को फ्रेम आउट जरूर से कीजिएगा, ठीक है। So anyways, this was all about the discussion of today's class. We'll be meeting in next session. Till then, bye bye. Take care. Thank you for listening to the whole video, guys. Thank you very much.